टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं अब कुछ और प्रश्नों को, जिसके पहले हम लोगों ने 566 यानी कि 566 प्रश्नों को देखा है, और अब से इसके आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। और आपको ये बताया गया है कि ये जो सभी प्रश्न हैं क्लास 3 से 5 और क्लास 6 से 8 के विज्ञान और पर्यावरण के हैं। विशेष करके अभी जो प्रश्न चल रहे हैं क्लास 6 से 8 तक के पर्यावरण के और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं और विज्ञान के प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि किसी द्रव को गर्म करने पर वह किस में बदल जाता है। जब कोई द्रव है यानी कि जब कोई लिक्विड रहता है और उसे हम गर्म करते हैं तो वह किस में बदलता है, ठोस में, गैस में या फिर जलवाष्प में। तो इसका सही जवाब है कि जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वह गैस में बदल जाता है, यानी कि वो भाप बन जाता है और वो उड़ने लगता है। तो इस तरीके से जैसे अगर पानी को हम गर्म करते हैं तो पानी जो है कि वो क्या होता है कि पानी धीरे धीरे वो गैस में बदल जाता है, यानी कि। इसके बाद से अगला प्रश्न है कि गैस को किसी बर्तन में रखने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गैस को अगर हम किसी बर्तन में रखेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी तल में बैठ जाएगी या उसमें पूरी तरफ फैल जाएगी या केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी या उसे खाली कर देगी। तो इसका सही जवाब है कि उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, क्योंकि जब हम किसी बर्तन को में गैस को रखते हैं तो वो पूरी तरह से फैल जाएगी। आप जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, जिसे हम ठोस, द्रव और तीसरा होता है गैस। ये 3 अवस्थाओं के रूप में जानते हैं। अब ये जो ठोस होता है, देखिए ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। द्रव का आयतन जो है कि इसमें, अब देखिए जो गैस का आयतन जो है कि निश्चित नहीं होता है, क्योंकि गैस को हम जिस बर्तन में रखेंगे यानी कि उस हिसाब से, और वो उसका आयतन भी उस पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से उसका आयतन नहीं होता है। और इसमें है कि इसका आयतन निश्चित नहीं होगा। हम जिस बर्तन में रखेंगे तो पूरी तरह से उसमें चूँकि गैस है तो उसमें क्या होता है कि वो पूरी तरह से फैल जाएगी। और नेक्स्ट है कि पदार्थ के निर्माण की इकाई कौन है। पदार्थ के निर्माण की इकाई कौन है, यानी कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण कौन होता है जिससे पदार्थ बना होता है। तो सबसे पहले देखिए परमाणु है, यानी कि परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। और इस तरीके से पदार्थ के निर्माण की इकाई जो है वो ये जो है कि परमाणु है। और आप जानते हैं ये भी कि किसी भी पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है कि कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ है। अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ इसमें जो दिया गया है वो शुद्ध है। इसमें शुद्ध पदार्थ कौन है देखना है। आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन है, और इसका सही जवाब है देखिएगा इसमें कि जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, वैसे पदार्थों को हम बोलेंगे कि वो शुद्ध पदार्थ हैं। जिसमें जितने भी उसके अणु हैं वो सभी एक ही समान प्रकृति के हों, तो उसको कहते हैं कि वो शुद्ध पदार्थ है। अब देखिए इसके बाद के प्रश्न है कि वायु क्या है। अगला प्रश्न है वायु क्या है। तो आप जानते हैं कि वायु क्या है कि विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। तो वायु क्या है कि एक समांगी मिश्रण है, यानी कि जिसमें अनेक प्रकार की गैसें मिश्रित रहती हैं, और वो समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण इसलिए क्योंकि सभी उसमें गैसों का जो अनुपात है वो निश्चित रहता है, और इस तरीके से ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसके बाद का प्रश्न है कि बालू और लोहे की छीलन को पृथक किस प्रकार किया जा सकता है। अगर बालू और लोहे के जो छीलन है यानी कि लोहे के कण अगर मिल जाए तो उसको हम किस विधि से उसको पृथक्करण कर सकते हैं। आप खुद से ही इस प्रश्न को समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कुछ बालू रखा हुआ है और बालू में अगर लोहे के अगर कण अगर मिल जाए तो उसको हम किस तरीके से हम उसको अलग कर सकते हैं। तो देखिए उसको चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा हम उसे अलग कर सकते हैं। यानी कि चुंबकीय पृथक्करण में क्या है कि चुंबक को जो है कि हम उस जो भी मिश्रण है बालू और लोहे के छीलन का, उसको चुंबकीय जब पट्टे से गुजरते हैं तो चूँकि जो लोहे के कण होंगे वो चुंबक से आकर्षित होकर वो अलग हो जाएंगे, और बालू जो है कि वो दूसरे साइड में गिर जाएगा। तो इस तरीके से दोनों आसानी से अलग हो सकते हैं। तो इसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि इसका सही जवाब होगा। इसके बाद के प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है। देख लीजिएगा, भौतिक परिवर्तन इसके पहले ही बताया गया था कि वैसा परिवर्तन जिसमें कि किसी पदार्थ के आकार में जो परिवर्तन होता है उसकी अवस्था बदल जाती है, लेकिन उसमें जो है कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो भौतिक परिवर्तन में देखिएगा पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, या पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बनता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, इसमें पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि पदार्थ वही रहता है, सिर्फ उसकी अवस्था हम चेंज करते हैं, उसका आकार चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने बताया भी था कि आप लकड़ी को काट करके उससे विभिन्न वस्तुएं बना सकते हैं, लेकिन लकड़ी के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती
परिवर्तन है? प्रत्यावर्ती परिवर्तन कौन सा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन 20 के लिए सही जवाब है। देखिए मोम का जो पिघलना है वो प्रत्यावर्ती परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि देखिए अब दूध का जो फटना है ये रासायनिक परिवर्तन में हो जाता है, सब्जी पकना भी रासायनिक हो जाता है। इस तरीके से मोम का पिघलना ये प्रत्यावर्ती परिवर्तन का उदाहरण है। और अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी का फूटना या ज्वालामुखी का फटना किस प्रकार का परिवर्तन है? ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है तो काफ़ी तीव्र विस्फोट होता है और उसमें पृथ्वी के अंदर से जो गर्म लावा है ये वो जो है कि बाहर निकलता है, मलबा बहुत सारा बाहर निकलता है। तो ज्वालामुखी का फटना यह किस प्रकार का परिवर्तन है आप बता सकते हैं यहाँ से। और इसका सही जवाब है कि अनियमित परिवर्तन होता है। ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके लिए कोई नियमित उसका आकार नहीं है, आप अनियमित परिवर्तन है, यानी कि उसमें अनियमित रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। इसके बाद है कि किससे ऊन प्राप्त नहीं होते हैं? ऊन किससे प्राप्त नहीं होते हैं आप देख सकते हैं। तो इसमें इसका सही जवाब है कि देखिए इसमें लंगूर के बाल से ऊन प्राप्त नहीं होते हैं, बाकी इसमें जो भेड़ के बाल से, याक के बाल से और ऊँट के बाल से ऊन की प्राप्ति होती है। इसके पहले भी इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं। क्या कृत्रिम रेशा इसमें बताना है? कृत्रिम रेशा कौन है इसमें से, ये आप देख सकते हैं। देखिए इसमें कृत्रिम रेशा कौन है? देखिए आप जानते हैं कि कृत्रिम जो रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा होता है। तो इसमें कृत्रिम रेशा बताना है। तो कृत्रिम रेशा में तो देखिएगा इसमें जैसे रेयान जो है वो भी सेलुलोज से बना होता है और वो भी एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है जिसको रेयान कहते हैं, और रेयान ये सेलुलोज से बनता है। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन आप देखिए तो यहाँ पे, और इसमें देखिए जो नायलान होता है, रेयान, नायलान और ये सब जो है कि ये कृत्रिम रेशे का उदाहरण है। इस तरीके से इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नायलान के विषय में जानते हैं कि ये देखिए ये दो शब्दों से बना हुआ है, यानी कि न्यूयॉर्क और लंदन। इन शब्दों का न्यूयॉर्क का न्यू लिया गया है और NY, और लंदन का LON, यानी कि इस तरीके से नायलॉन ये शब्द बना हुआ है। तो ये एक प्रकार का नायलॉन जो है कि ये कृत्रिम रेशा का उदाहरण है, और ये चूँकि प्राकृतिक रूप से ये उपलब्ध नहीं होता है, इस तरीके से इसे कृत्रिम तरीके से इसको बनाया जाता है। तो नायलान है। रेयान देखिए आप जान सकते हैं, रेयान भी एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। और इसके बाद है कि निम्न में से कौन कपास द्वारा निर्मित सामग्री नहीं है? कपास के द्वारा निर्मित सामग्री इसमें से कौन नहीं है? तो इसमें देखिए, और इसका सही जवाब है यानी कि कागज़। देखिए इसमें डलिया, रस्सी और बोरा ये सभी जो है कि कपास से बने होते हैं, लेकिन कागज़ जो है वो कपास से नहीं बनता है। और नेक्स्ट है कि एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक ही प्रकार के धागे से जब किसी वस्त्र की बुनाई होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बंधाई कहा जाता है, यानी कि एकल धागे से वस्त्र निर्माण की क्रिया को बंधाई कहते हैं। इसके बाद है कि निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक जीव है? मनुष्य, केंचुआ या फिर नीलहरित शैवाल, या इसमें से जो है कि छिपकली। इसमें से देखिए इसमें सही जवाब क्या है देखिएगा। तो यहाँ पे नीलहरित शैवाल इसके उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक नहीं बल्कि यहाँ पे होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक होता है। यहाँ पे फ दिख रहा है वहाँ पे क होना चाहिए, यानी कि प्रोकैरियोटिक होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक जीव में नीलहरित शैवाल आते हैं। और इसमें देखिएगा इसमें निम्न में से किस में मेरुदंड पाई जाती है? मेरुदंड किस में पाया जाता है? ये 581 प्रश्न है। मेरुदंड किस में पाया जाता है? देखिएगा मछली में मेरुदंड पाया जाता है, जबकि देखिए केंचुआ है या तिलचटा और जोंक, ये उसमें क्या होता है, चूँकि ये सभी जो हैं कि अब केंचुआ इसमें क्या है कि वो द्विलिंगी जंतु हैं, जीव हैं, जोंक भी द्विलिंगी हैं। तो इस तरीके से इसमें मेरुदंड नहीं पाया जाएगा, जबकि मछली में मेरुदंड पाया जाता है, क्योंकि ये सब जो केंचुआ और जो जोंक होते हैं ये सभी जो है कि वो त्वचा से इनका शरीर बना होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अपुष्पीय पौधे हैं? अपुष्पीय पौधे इसमें से कौन है? तो अपुष्पीय पौधे का उदाहरण इसमें से देखिएगा, इसमें जो फर्न है, ये फर्न का जो पौधा है वो अपुष्पीय पौधे पाया जाता है। जबकि ये आम है, जामुन है, केला, ये सभी जो है कि पुष्पीय पौधे हैं, यानी कि इसमें पुष्प लगते हैं। नेक्स्ट है कि मूल रोम किस में पाया जाता है? मूल रोम तना में, पत्ती में, जड़ में या फिर पुष्प में? तो देखिए मूल रोम यानी कि मूल रोम जड़ को ही कहा जाता है, तो मूल रोम किस में पाया जाएगा? मूल रोम जो पाया जाएगा वो जड़ में ही तो होता है, जड़ में ही मूल रोम होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। तना में, पत्ती में और पुष्प में जड़ नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? सीधा होता है,
उल्टा या फिर अब देखिए ऑप्शन है, तो देखिए ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव ही सीधा होता है, यानी कि पिरामिड जो बनता है ऊर्जा का, आहार श्रृंखला का भी पिरामिड बनता है जिसमें इस तरीके के आप फिगर में देखते हैं विभिन्न पोषी स्तरों को दिखाया जाता है। तो ये ऊर्जा का पिरामिड है और ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। इसके बाद है कि कहाँ से लुई ब्रेल का संबंध है। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था जिससे अंधे व्यक्ति आसानी से अपनी पढ़ाई करते हैं। तो वही पूछा है कि लुई ब्रेल का संबंध किस देश से है। ठीक है, लुई ब्रेल जो है वो लुई ब्रेल का संबंध जो है वो फ्रांस से था। फ्रांस के थे। स्तंभ जड़ें किस पौधे में पाई जाती हैं। स्तंभ जड़ जो है वो किस प्रकार के पौधों में पाई जाती हैं, बरगद में, आम में, सिंघाड़ा या फिर मक्का में। देखिए स्तंभ जड़ें जो है वो बरगद के पेड़ में पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन इसके लिए मैंने जो सीधी जो जड़ें हो जो जड़ निकलता है आपने देखा होगा बरगद के पेड़ पे, तो स्तंभ जड़ उसको कहते हैं। और नेक्स्ट इसका है कि कौन खनिज लवण नागफनी का पौधा है। कौन खनिज लवण नागफनी का पौधा है, इसमें से देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है यानी कि नागफनी के पौधे का जो खनिज लवण कौन सा है, ये 587वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है देखिए मरुस्थलीय जो है, यानी कि मरुस्थलीय खनिज लवण ये नागफनी पौधों में है। नागफनी का पौधा जो है कि आप जानते हैं कि एक प्रकार का वो जो कैक्टस होता है वो मरुस्थलीय पौधा है और जो कि उसमें काफ़ी उसमें कांटे भी पाए जाते हैं। तो मरुस्थलीय पौधों में कांटे ऐसे पाए जाते हैं जहाँ पर जल की कमी होती है, वैसे पौधे जिसमें जल जो कम जल वाले जगहों पे उगते हैं उसमें अक्सर देखा जाता है कि उसमें कांटे निकल आते हैं और वो जल के अवशोषण के लिए ही बनाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद से प्रश्न है कि जलीय वातावरण में पाया जाने वाला जंतु वाला पौधा कौन सा है। जलीय वातावरण में कौन सा पौधा पाया जाएगा, तो इसमें देख सकते हैं इसका ऑप्शन बी होगा, यानी कि सिंघाड़ा जो है वो जलीय यानी कि देखिए तो इसका सही जवाब है सिंघाड़ा, यानी कि जलीय वातावरण में पाया जाने वाला पौधा सिंघाड़ा है। इसके बाद देखिएगा भोजन का पाचन कहाँ होता है, ये 589वां प्रश्न है। भोजन का पाचन आप जानते हैं कहाँ होता है, आहार नाल में, फेफड़े में, हृदय में या फिर वृक्क में। देखिए भोजन का जो पाचन होता है वो यानी कि आहार नाल में ही होता है, यानी कि ऑप्शन इसके लिए ए सही है। नेक्स्ट है कि मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं। मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, आप देख सकते हैं मानव मस्तिष्क यानी कि इसमें कितने भाग होते हैं, तो इसमें 4 भाग होते हैं मानव मस्तिष्क में। और सॉरी इसके 3 भाग हैं, यानी कि बृहद मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क और एक मध्य मस्तिष्क होते हैं, यानी कि 3 इसके भाग होते हैं। इसमें देखिएगा मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो इसमें 3 इसका सही जवाब है, यानी कि इसमें ऑप्शन बी सही है। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन ये श्रवणेंद्रिय है, माने कि सुनने वाली इंद्रियां इनमें से कौन सा है। तो आप जानते हैं कि हम कान से ही सुनते हैं, इसके लिए ऑप्शन इसमें, क्योंकि श्रवण का मतलब होता है सुनना और ये 2 शब्दों से बना हुआ है, श्रवण जोड़ इंद्रिय, यानी कि श्रवण करने के लिए हम किन इंद्रिया किन अंगों का प्रयोग करते हैं, तो कान का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन इसके लिए डी सही है। अब देखिए 592 इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी जंतु है। द्विलिंगी जंतु कौन है, तो इसमें आप देख सकते हैं अमीबा, केंचुआ, मेढक या फिर कुत्ता। देखिए द्विलिंगी, एक लिंगी और द्विलिंगी, ये 2 प्रकार के जंतु होते हैं। एक लिंगी जंतु का मतलब होता है कि वैसे जीव या वैसे जंतु जिसमें सिर्फ एक ही लिंग होता है, यानी कि नर और मादा जो होते हैं उसमें अलग अलग होते हैं। तो नर और मादा प्रजनन तंत्र जो होता है वो अलग अलग होता है, उसको कहेंगे एकल जीव या उसको कहते हैं इसको एक लिंगी जीव कहा जाता है। और इसमें जैसे मान लेते जैसे मनुष्य हैं, उसके बाद से कुत्ता है, बिल्ली है, ये सभी जो है कि एक लिंगी है, क्योंकि अगर कुत्ता है तो कुत्ता जो है वो या तो नर होगा या कुतियाँ मादा होती हैं। इस तरीके से मनुष्य में स्त्री पुरुष बनाए गए हैं। तो इसमें एक जो है यानी कि नर और मादा जो प्रजनन तंत्र होता है वो अलग अलग होता है, तो ऐसे जीवों को एक लिंगी कहते हैं। यहाँ पे पूछा है कि द्विलिंगी जंतु किसे कहते हैं। द्विलिंगी का मतलब हुआ कि वैसे जीव कुछ होते हैं जिसमें नर और मादा जो प्रजनन तंत्र होते हैं वो एक ही मतलब एकल में मौजूद होते हैं, यानी कि एक ही जीव में मौजूद होते हैं, उसे द्विलिंगी कहते हैं। उसे उभयलिंगी भी कहते हैं। अब जैसे इसमें देखिए ये केंचुआ जो है, इसमें केंचुआ हो गया, उसके बाद से इसमें देखिए केंचुआ द्विलिंगी है क्योंकि केंचुआ में नर और मादा दोनों ही प्रजनन तंत्र पाए जाते हैं। उसके बाद से आप देखेंगे जोंक होता है, वो भी द्विलिंगी है। फीता कृमि
ये भी जो है कि ये द्विलिंगी जंतु हैं। जबकि एक लिंगी में मनुष्य हैं, कुत्ता, बिल्ली, मछली, सरीसृप और पक्षी, ये सभी जो है कि एक लिंगी होते हैं। तो इसका सही जवाब है केचुआ, इसका सही जवाब है द्विलिंगी है। और नेक्स्ट है कि ज्वार भाटा का आना कैसा परिवर्तन है। ज्वार भाटा आता है तो कैसा परिवर्तन उसको माना जाएगा। तो देखिएगा इसमें देखिए आवर्ती परिवर्तन है। आवर्ती परिवर्तन का मतलब होता है कि एक निश्चित समय के बाद अगर कोई घटना बार बार दोहराई जाती है तो उसे कहते हैं आवर्ती घटना। जैसे अब चूँकि ज्वार भाटा भी क्या हो समुद्र में उठता है और वो एक निश्चित समय अंतराल पे बार बार वो आता रहता है, इसको कहेंगे आवर्ती घटना। और इसके बाद से देखिएगा कि आलू का सड़ना कौन सा परिवर्तन है। आलू का सड़ना ये किस प्रकार का परिवर्तन है। देखिए आलू का सड़ना अवांछनीय परिवर्तन है या फिर वांछनीय है। तो देखिए आलू का सड़ना जो है वो अवांछनीय परिवर्तन है। और इसके बाद है कि दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन होता है। दूध से जब दही बन जाता है तो वो किस प्रकार का परिवर्तन है। देखिए इसमें यहाँ पे दिया है कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि मंद परिवर्तन है या फिर तीव्र परिवर्तन है। तो दूध से दही बनने में क्या है कुछ समय लगता है, यानी कि मंद परिवर्तन है, यानी कि ये क्रिया काफ़ी धीरे गति से होती है। इसके बाद है कि उत्क्रमणीय परिवर्तन का कौन उदाहरण है। उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण इसमें से कौन सा है देख लीजिए। और इसका देखिए पानी से जब हम बर्फ़ बनाते हैं तो वो उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण होता है। देखिए फिर से है कि वर्षा का होना, ये वर्षा का होना भी क्या है अवांछनीय और वांछनीय दोनों ही प्रकार का परिवर्तन होता है। इस तरीके से ऑप्शन इसके लिए सी इसमें सही है, यानी कि वर्षा का होना जो है वो अवांछनीय परिवर्तन है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन वांछनीय परिवर्तन है। देखिए 598वां प्रश्न है कि अवांछनीय परिवर्तन इसमें से कौन है। तो इसमें देख लीजिएगा इसमें फल का पकना ये वांछनीय परिवर्तन है। अभी देखिए ये जो इसमें दिया हुआ है ये जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाता है। कारखाने से धुएं का निकलना ये भी, क्योंकि जब मशीनें या कारखानों से जब धुआं निकलता है तो भी एक प्रकार का क्या है वहाँ पे कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उसके बाद रेल दुर्घटना होना ये क्या है किस प्रकार का परिवर्तन है। तो रेल दुर्घटना का होना ये यानी कि ये मानवीय या एक तरीके से कह सकते हैं कि ये रेल दुर्घटना जो है होती है वो मानव की गलतियों से होती है या लापरवाही से होती हैं। तो इस तरीके से देखिए फल का पकना जो है कि ये वांछनीय परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद है कि अवांछनीय परिवर्तन कौन है। देखिए दूध का जो फटना होता है, दूध का फटना ये अवांछनीय परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखिए इसमें ये बात है कि अब देखिए यहाँ पे ये दूध का फटना ये अवांछनीय परिवर्तन का उदाहरण है। आपको देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न भी था कि अवांछनीय परिवर्तन का उदाहरण कौन है, तो दूध का फटना। अब एक बात यहाँ पे देख लीजिए कि लगातार 3-4 प्रश्न जो आए हैं यहाँ से कि वांछनीय और अवांछनीय की बात हो रही है। अब आइए जरा समझ लेते हैं कि आखिर ये वांछनीय परिवर्तन क्या होता है और अवांछनीय परिवर्तन क्या होता है। देखिए वांछनीय परिवर्तन का मतलब होता है कि वैसे परिवर्तन जो सभी जीवों के लिए लाभकारी होता है। ध्यान से देखिएगा कि जो सभी के लिए लाभदायक होता है उसको कहते हैं वांछनीय परिवर्तन, जिसे हम चाहते हैं, क्योंकि हर जीवधारी चाहता है कि उसके लिए लाभकारी कुछ हो। तो वैसे परिवर्तन जिसमें जीवों को या सभी सजीवों को लाभ होता है उसको कहेंगे वांछनीय परिवर्तन। जैसे यहाँ पे देखिए फलों का पकना क्या है कि जो हम चाहते हैं, तो ये फलों का पकना वांछनीय परिवर्तन है, क्योंकि जब फल पकेंगे तो सभी सजीवों के लिए लाभदायक होता है। जबकि देखिए यहाँ पे जो जंग लगना है ये अब आएगा कि ये अवांछनीय परिवर्तन है। जबकि देखिए अब वांछनीय परिवर्तन ये जो सभी जीवों के लिए लाभदायक हो जिसे हम चाहते हैं, और अवांछनीय परिवर्तन का मतलब होता है कि अवांछनीय परिवर्तन जो सभी के लिए यानी कि जो हमारे लिए हानिकारक होता है जिसे हम नहीं चाहते हैं उसको कहते हैं अवांछनीय। अब जैसे यहाँ पे देखिए वांछनीय परिवर्तन फलों का पकना हो गया क्योंकि ये हमारे लिए लाभकारी है। जबकि जंग लगना ये हम नहीं चाहते हैं, कारखाने से धुएँ निकलता है वो हमारे लिए हानिकारक है, रेल दुर्घटना होना ये भी हमारे लिए ये क्या है हानिकारक है। इस तरीके से देखा अब अवांछनीय परिवर्तन जो हमारे लिए हानिकारक है उसको कहेंगे अवांछनीय। अब इसमें से अवांछनीय परिवर्तन का उदाहरण कौन है। अब देखिए दूध का फटना जो है कि ये क्या है अवांछनीय परिवर्तन है, क्योंकि दूध का फटना यानी कि दूध का ख़राब हो जाना तो ये अवांछनीय परिवर्तन में आएगा, इसलिए अब इसका ऑप्शन ये सही है। इस तरीके से अवांछनीय और वांछनीय परिवर्तन को आप समझ गए होंगे। इसके बाद से देखिएगा अगला प्रश्न है कि श्रेया की माँ का उससे उल्लू खरीद कर लाना। अब यहाँ पे 1 मिनट और यहाँ से देख सकते हैं कि वांछनीय परिवर्तन में कुछ और चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे बीजों का अंकुरण होना,
फल का पकना, एक नया पौधा बनना, ये सभी जो है कि हमारे लिए मौसम का बदलना, ये सभी वांछनीय परिवर्तन में आते हैं। अब आप इसी आधार पे आप समझ सकते हैं कि अवांछनीय परिवर्तन में क्या क्या आएंगे, जो हमारे लिए हानिकारक हैं उसको अवांछनीय परिवर्तन कहेंगे। इसके बाद देखिए, अब श्रेया की माँ उसे आलू खरीद कर लाने को कहती हैं और आलू के मापन की इकाई क्या होगी। श्रेया की माँ उसे आलू खरीद कर लाने को कहती हैं, आलू के मापन की इकाई क्या होगी। आलू को हम किस में मापते हैं, क्योंकि आलू को देखिएगा, चूँकि वो हम ठोस पदार्थ है यानी कि उसे हम किलोग्राम में मापते हैं, जबकि लीटर में हम द्रव को मापते हैं, दूध तेल पानी को, मीटर में कपड़े को मापते हैं, जबकि वाट जो है यहाँ देख सकते हैं, ये वाट जो होता है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि सौम्या ने श्रेया से कहा कि इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक बारिश हुई है, तो बारिश को मापने का पैमाना क्या होता है। बारिश को हम किस में मापते हैं, तो देखिए बारिश को मापने का जो पैमाना है यानी कि बारिश को हम मापते हैं देखिए मिलीमीटर में, यानी कि उसको बारिश को माप लिया जाता है। इसके बाद देखिए, कल ये प्रश्न इस पर ऐसा प्रश्न बताया गया था कि राजू एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने राजू को बताया कि उसे बुखार नहीं है क्योंकि उसके शरीर का तापमान कितना है जो सामान्य तापक्रम है। तो देखिए यहाँ पे सभी जो माप दिए गए हैं, जो तापमान का जो माप दिया गया है वो सब डिग्री सेल्सियस में है। इसको डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं, तो सभी देखिए डिग्री सेल्सियस में ही दिया गया है। अब आपको इसका अंदाज़ा लगाना है कि डिग्री सेल्सियस में कितना मान्य जो होता है, कितना तापमान सामान्य होता है। तो देखिए 37 डिग्री सेल्सियस अगर शरीर का तापमान होता है, वो नॉर्मली हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस पैमाने पे 37 डिग्री होता है, जबकि जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है उसमें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जबकि सेल्सियस पैमाने पर इतना होता है। इसके बाद है कि सौम्या की गाय प्रतिदिन दूध देती हैं, जिसे किस इकाई में मापा जाएगा। तो दूध को लीटर में ही मापते हैं। इसके बाद है कि कमल का पौधा किस प्रकार का होता है। कमल का पौधा ये मरुस्थलीय है कि जलीय है। देखिए कमल का पौधा किस प्रकार का, आप सुने होंगे कि कमल जो है कि कीचड़ में ही खिलता है, यानी कि जल में ही दलदली क्षेत्रों में खिलता है। जाहिर सी बात है कि जलीय पौधा है। जामुन किस प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे कुछ दे दिया है, गलत है। जामुन यानी कि जामुन जो है वो किस प्रकार का होता है, लता है, झाड़ी है, वृक्ष है या फिर शाख है। देखिए जामुन जो होता है वो बड़ा एक वृक्ष उसका बनता है जामुन का, यानी कि जामुन जो है कि वृक्ष में आएगा, लता और झाड़ियों में नहीं आएगा। इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा। और इसके बाद के प्रश्न है कि निम्न में से कौन शाक का उदाहरण है। शाक इसमें से कौन है, देखिएगा शाक यानी कि गुलाब, पीपल, घास या फिर लौकी। इसका सही जवाब देखिए गुलाब जो है कि शाक का पौधा है, शाकीय पौधे हैं ये। इसके बाद है कि पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे अपने भोजन दूसरे से लेते हैं, उससे क्या कहते हैं। उसे परजीवी कहा जाता है। कल भी ये बात बताया गया था कि परजीवी जो पौधे होते हैं अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। इसके बाद है कि मगरमच्छ कैसे एक उभयचर प्राणी है। मगरमच्छ, उभयचर का मतलब होता है कि जो जल और स्थल दोनों पर हैं उसको उभयचर कहते हैं। तो मगरमच्छ देखिए यह जल और स्थल दोनों में रहता है, इसलिए उसको उभयचर प्राणी कहते हैं। नेक्स्ट है कि मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां किस प्रकार की होती हैं। मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वहाँ पर पानी की कमी होती है। और देखिएगा जब पानी की, जहाँ पर हमने पहले भी बताया कि जहाँ पानी की कमी होगी और वैसे जगहों पे जो पौधे उगते हैं उसमें कांटे होते हैं। तब आप इससे समझ सकते हैं कि जितने भी पौधे देखें उसमें कांट उन्हीं पौधों में आते हैं जो कम पानी वाले जगहों पे पहले वो जो उगते हैं उसमें कांटा उसमें उग जाता है, और वो जल के अवशोषण के लिए ही आता है। इसके बाद है यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मरुस्थलीय पौधे की पत्तियाँ कांटों में क्यों बदल जाती हैं। देखिए इसका भी जवाब यहाँ से मिल जाएगा। मरुस्थलीय जो पौधे हैं उसकी पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं, कांटेदार हो जाती हैं। कारण है कि पानी की हानि को रोकने के लिए वो उसमें कांटे निकलते हैं, और ये सब चीज़ें नेचुरल होती हैं। इस तरीके से आप समझ गए कि मरुस्थलीय पौधों में कांटे क्यों होते हैं, क्योंकि पानी की हानि को रोकते हैं, जल का अवशोषण कम होता है वहाँ पर, इसलिए। अगला प्रश्न है कि कौन सा मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी कौन सा उदाहरण है इसके, ये बताना है। देखिए अमरबेल, कुकुरमुत्ता, कलश या फिर नागफनी। देखिए इसमें से जो कुकुरमुत्ता होता है वो मृतोपजीवी होता है, यानी कि ये जो अपना भोजन जो लेते हैं वो मृत पौधों के अवशेषों से प्राप्त करते हैं। इस तरीके से उसको कुकुरमुत्ता को हम मृतोपजीवी जीवों में रखते हैं। और इसके बाद के प्रश्न है कि सूरजमुखी के फूल हमेशा सूर्य की ओर उन्मुख क्यों होते हैं। आपने देखा होगा सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो हमेशा सूर्य की तरफ ही झुक, जिधर सूर्य तो उधर वो झुक जाता है। इसका कारण क्या है।
तो देखिए सूर्य से आकर्षण के कारण होता है या फिर अन्य कोई कारण है। सही जवाब है कि सूर्य के प्रकाश के प्रति वो काफ़ी संवेदनशील होता है और यही कारण है कि जिधर सूर्य का प्रकाश होता है, जिस दिशा में सूर्य रहता है उधर सूर्यमुखी का पौधा उधर झुक जाता है। इसके बाद है कि छुई मुई के पौधे को हाथ से छूने पर वह बंद हो जाता है, वह क्या दर्शाता है? तो जाहिर सी बात देखिएगा कि वो जो है कि संवेदनशीलता को दिखलाता है, यानी कि छुई मुई का पौधा होता है वो काफ़ी संवेदनशील होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है और यही है कि जब उसे छूते हैं तो वो बंद हो जाता है या सिकुड़ जाता है। इसके बाद है कि गोंद किस प्रकार का पौधा है? गोंद ये किस प्रकार का पौधा है, किस प्रकार का उत्पाद है? तो गोंद एक प्रकार का अपशिष्ट उत्पाद होता है, यानी कि किसी पौधे का गोंद जो होता है अपशिष्ट यानी कि वो बेकार उत्पाद होता है और इस तरीके से उसे हम यूज करते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधे के प्ररोह तंत्र में शामिल क्या नहीं होता है? प्ररोह तंत्र में कौन शामिल नहीं होता है? सही जवाब है देखिएगा इसमें देखिए जो जड़ होता है ना वो प्ररोह तंत्र में शामिल नहीं होता है। और इसके बाद है कि बालू वाले क्षेत्रों में भाग लेने वाले पादप अनुक्रमण कहलाता है। बालू वाले क्षेत्रों में भाग लेने वाले पादप अनुक्रमण कहलाता है। इसके सही जवाब इसका क्या होगा? तो देखिए इसको सोमोसियर कहते हैं। इस तरीके से ये आपने देखा कि इसमें कुल ये 49 प्रश्न हैं जो आज हमने देखा है कि, और इसके बाद के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आप चैनल के साथ बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।